अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, वक्त के साथ सिर्फ हमारी ज़िंदगी ही नहीं बदली बल्कि जो हमारे काम करने के तरीके हैं वो भी बदल गए हैं। और एक ज़माना था जब ये तसव्वुर भी मुश्किल था कि कोई शख्स ऑफिस जाए बगैर घर बैठे अपना काम कर सकता है और कामयाबी का मतलब सिर्फ सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम 5 बजे वापस आना समझा जाता था। लेकिन आज जो वक्त है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, काम करने का अंदाज़ भी चेंज हो चुका है और टेक्नोलॉजी ने जो काम करने का अंदाज़ है उसको बिल्कुल बदल दिया है। बहुत से लोग घर बैठकर किसी कैफ़े में या दुनिया के किसी भी कोने से अपना काम कर रहे हैं और यही वजह है कि फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क आज तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। और रिमोट वर्क फ्रीलांसिंग ने लोगों को ये आज़ादी दी है कि वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपनी सहूलत के वक्त और जगह से काम कर सकें और इससे वक्त की बचत भी होगी और बहुत से लोगों को दुनिया भर से क्लाइंट्स के साथ काम करने के मौके भी मिलते हैं। इस चेंज ने ज़िंदगी को भी काफ़ी आसान बना दिया। रोज़ाना ट्रैफिक में घंटों गुजारने के बजाय लोग वो वक्त अपनी फैमिली, अपनी सेहत या दूसरी ज़रूरी चीज़ों को दे सकते हैं। इससे काम और जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसके दरमियान जो एक बैलेंस था वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है और इस नए निज़ाम ने बहुत से लोगों के लिए नए मौके भी पैदा किए हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और वो लोग जो किसी वजह से रोज़ाना ऑफिस नहीं जा सकते, अब वो भी अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ एक ऑफिस या एक मखसूस वक्त से नहीं बल्कि इंसान की काबिलियत से होता है। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों और कार्डियक अरेस्ट पर। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि अब भी पाकिस्तान में दिल के तकरीबन 30% से ज़ायद पेशेंट्स 40 साल से कम उम्र के नौजवान हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि इन बीमारियों की बड़ी वजूहात और अलामात क्या हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल जब किसी बड़ी उम्र के इंसान को हार्ट अटैक आता है तो अक्सर वो बच जाता है, लेकिन नौजवान पहले ही अटैक में ज़िंदगी की बाजी क्यों हार जाते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जवाद रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर जवाद, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं ये क्या हैं? बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के मतलब अगर हम आम ज़बान में बात करें सो हार्ट अटैक आम बंदा समझता है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है। तो हमारे लोगों के समझने के लिए ज़रूरी चीज़ सिर्फ ये है कि दिल की बीमारी। दिल की बीमारी शुरू होती है ब्लड प्रेशर से और फिर फाइनली जो है वो हार्ट अटैक तक जाती है बेसिकली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो उमूमन वजह क्या होती हैं, दिल की बीमारियां क्यों होती हैं? आजकल अगर हम बात करें, इस जेनजी जो जनरेशन चल रही है तो इनका तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं बाहर का। तो कोलेस्ट्रॉल आपको पता है एक चीज़ होती है जैसे चर्बी भी कहते हैं। खून की नालियों के अंदर बेसिकली चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसकी वजह से फ़्लो जो है वेसल के अंदर आर्टरी में वो ठीक नहीं रहता और जब वो ठीक नहीं रहता तो दिल को सप्लाई नहीं पहुंचती तो हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि हार्ट अटैक में, कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस होता है? हार्ट अटैक बेसिकली एक एक्यूट मतलब यकदम आने वाली चीज़ है। ब्लड क्लॉट आया, ब्लड फ्लो के अंदर कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट आया, फंस गया, सप्लाई ख़त्म हुई, हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट क्या है? उसमें यकदम दिल काम करना बंद करता है। वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, दिल की तरफ जाने वाला करंट जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, या किसी और वजह से भी फालिज हुआ, कुछ भी हुआ तो यकदम जो है कार्डियक अरेस्ट हो गया। उसमें दिल काम करना बंद कर देता है। ठीक है। अटैक के अंदर दिल काम कर रहा होता है लेकिन उसको सप्लाई नहीं पहुँच रही होती। ठीक है जी, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है, उनका भी सवाल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल यह है कि मुझे हुआ था 2022 में कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। उसके बाद एक वेन जो है ना मेन वाली, वो जब एंजियोग्राफी कराई तो उसमें वो नजर आ ही नहीं रही थी। कोरोनरी आर्टरी जिसको कहते हैं। जी बेसिकली ये इनकी बात सुन के मुझे सर की ये लगा कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसके बाद इनकी एंजियोग्राफी हुई
तो उसके बाद जो एक कह रहे हैं जो मेन वेन है वो दिखाई नहीं दे रही थी। दिखाई नहीं दे रही कि मतलब इनके सेंस में ये है कि वो पूरी ब्लॉक हुई हुई थी, मतलब उसमें ब्लड फ्लो दिखाई नहीं दे रहा था। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये एलईडी की बात कर रहे हैं। एलईडी वेसल जो है वो मेन है, वो दिल के सामने वाले हिस्से को इस तरह सप्लाई कर रही होती है। सो उसकी ब्लॉकेज का ये कर रहे हैं जिक्र। तो ऐसे केसेस जिसमें आप स्टंटिंग नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा प्लैक फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के पीछे फंसे हुए हैं, तो फिर उस और पेशेंट को अगर सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो फिर पेशेंट का बाईपास करना पड़ता है, भले वो एक ही वेसल क्यों ना हो। ठीक है, तो अब उनको किन किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा उनके साथ ये मामला हो सबसे गया? पहले तो उनको एवरी 6 मंथ्स अपना कोलेस्ट्रॉल करवाना चाहिए। उनको जो भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डेफिनेटली उनको दिल की दवाइयाँ शुरू कर दी होंगी। 5 से 6 दवाइयाँ होती हैं जिसमें खून पतला करने वाली है, दिल पे लोड कम करने वाली है, दिल की स्पीड कंट्रोल करने वाली है, एसी इनहिबिटर्स होते हैं जो कि दिल की रीमॉडलिंग से प्रिवेंट करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल की। तो अपनी सारी मेडिसिन लाजमी खाएँ। मेरे प्रोफेसर कहा करते थे कि आप जो है ना दिल की दवाई यूँ खानी है कि मरने से पहले भी खा के मरना है। अच्छा, कि फरिश्ते मतलब को पूरी पता हो, ज़िंदगी खानी हाँ, है। कि फरिश्ते को पता हो दवाई खा के आके मरा है। ठीक है। तो मेडिसिन इतना ज़रूरी है, और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। प्लस अगर वो वेसल नहीं दिखाई दे रही तो डेफिनेटली बाईपास के लिए जाएं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में, तो उसको कंटिन्यू करें। हाँ जी, कार्डियक अरेस्ट मैंने आपको बता दिया, हार्ट अटैक भी बता दिया। हार्ट फेलियर क्या होता है कि दिल की बीमारी हो के, मतलब हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, चलते चलते हार्ट की पंपिंग वीक हो गई है। अब पंपिंग जैसे वीक होती है तो ब्लड वापस टूवर्ड्स आ जाता है लंग्स, मतलब फेफड़ों में खून आ जाता है। मतलब जैसे कि दिल को पंप करना है इस तरह करके, पूरा ये कॉन्ट्रैक्शन है, और दिल काम कर रहा है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। सो ये हार्ट फेलियर है। इसमें दिल काम कर रहा होता है लेकिन दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम देखते हैं जो नौजवान हैं, मैंने इंट्रो में भी बात की है कि उनकी शरह में इजाफा होता जा रहा है और उनको दिल की बीमारियां बहुत जल्दी हो रही हैं। हम देखते हैं बहुत यंग लोग हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल होती हैं जिनको हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उनकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। तो इसकी आपको क्या लगता है कि कॉमन रीजंस क्या हैं? देखें, इसमें ऊपर वाले ने ना इंसान बड़ा खूबसूरत बनाया है। सो उसमें क्या है कि एक कुदरती बाईपास बनाया है जो कि एज के साथ डेवलप होता है, उसे कोलैटरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये खून की नाली आ रही है ना, अगर ये यहाँ से ब्लॉक भी हो जाए तो कोलैटरल्स बने हुए हैं साथ साथ जो कि सप्लाई दे रहे हैं इसको, लेकिन ये एज के साथ बनते हैं। मतलब और यंग बंदों में क्या है कि वो कोलैटरल्स नहीं बने हुए होते। एज 50 प्लस है, 60 प्लस है, मतलब आप देखें वो लोग हार्ट अटैक को सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोलैटरल्स बने हुए होते हैं। और यंग बच्चा है 20-25 साल, जैसे मैंने 16 साल का भी हार्ट अटैक मैंने देखा है। अच्छा जी, तो 20 साल 25-30 तक आप देखें जो लोग हैं वो मतलब सडन ऑनसेट होता है हार्ट अटैक का और कोलैप्स होकर पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो फॉलेज है उसका और जो दिल की बीमारी है, दिल का अमराज है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? खून की रफ्तार सही ना चलने की वजह से खून का लोथड़ा दिल के अंदर से लोथड़ा निकलता है खून का, जो ऊपर जाके ब्रेन में ब्लीड करवा सकता है या उसको जो है वो इस्कीमिक करवा सकता है। मतलब खून का लोथड़ा दिल की रफ्तार प्रॉपर ना चलने की वजह से दिमाग में जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से फारिज हो सकता है। ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ भी हमारी बॉडी में ख़राब हो रहा होता है या होने वाला होता है ना, तो हमारी बॉडी उमूमन हमें साइंस देती है और हमें बता रही होती है, वार्न करी होती है, लेकिन लोगों को कभी पता नहीं होता और कभी कभी लोग खुद से इग्नोर करते हैं। तो जब हम जा रही है हमारी बॉडी दिल के किसी मर्ज़ की तरफ, तो हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहले क्या है कि जो नॉर्मल आपका जो डेली एक्टिविटी है ना जी, जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर आप देखेंगे आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन साइन है। ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाएगी। अच्छा। मतलब नॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा एक्सर्शन करेंगे, सीने में दर्द या दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब वो पसीना गर्मी वाला नहीं होगा, अब एसी में भी बैठे होंगे, थोड़ा सा चल के आएंगे, आप देखेंगे कि आप सीवियरली जो है ना वो स्वेट कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि नॉर्मल जो कैपेसिटी है बंदे की काम करने की वो कम होना शुरू हो जाती है। ब्रेथलेसनेस है, ऑर्थोपनिया, मतलब आप सीधा लेटते हैं तो आपका सांस फूलता है, ऐसा भी होता है। रात में आप सीधा लेटते हुए, मतलब ये भी एक साइन है कि रात में बंदा सीधा नहीं लेट सकता, थोड़ा सा ऊपर होकर लेटता है। कई लोग बैठ के सो रहे होते हैं, कई लोग 2-2-3 दिन तकिए लगा के सो रहे होते हैं। तो साइंस मिलते हैं
हमें साइंस मिलते हैं, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर शूट करता है। आप अगर कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं कभी तो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर ब्रेथलेसनेस या सीने में डिस्कम्फर्ट या सीने में दर्द हो रहा होता है, थकावट बहुत जल्दी होती है, तो ये सब साइंस हैं जो कि बंदा अगर कोरिलेट कर ले टाइमली तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करना चाहिए? और दूसरी बात आपने भी बात की है कि जो इसके स्टार्टिंग जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसमें एक ये भी है कि आपके जो सांस है वो फूलता है। तो अक्सर जब हमें एंजाइटी अटैक आता है या पैनिक अटैक आता है उस वजह से भी या स्ट्रेस की वजह से भी कुछ लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला शुरू हो जाता है। तो क्या ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सारे साइंस भी इसी के हैं कि आपका जो आप दिल की बीमारी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए पैनिक अटैक तो यूजुअली लोगों को एट रेस्ट आ रहा होता है, बैठे हुए हैं वो पैनिक हो जाते हैं। ये नॉर्मल कैपेसिटी जो काम करने की है, मतलब आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 फ्लोर सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ के जा रहे हैं तो दूसरे फ्लोर पे जैसे आप पहुँचेंगे आपको इतना सांस फूल जाएगा कि आपको 5-7 मिनट लगेंगे सांस बहाल करने के लिए, सीने में डिस्कम्फर्ट हो रही होगी। तो इसमें और पैनिक अटैक को तो आप नहीं वो मतलब कर सकते। पैनिक अटैक्स तो यूजुअली आ रहे होते हैं, बैठे हुए आ रहा है, आप गाड़ी में बैठे हुए आपको पैनिक अटैक हो गया। पैनिक अटैक्स यूजुअली रेस्ट पे हो रहे होते हैं। ठीक है। और ये जो ऑन एक्सर्शन, माइल्ड एक्सर्शन, अगर आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको तो बहुत आराम से किए मतलब कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि हम इससे थोड़ा हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो, क्योंकि बहुत सी जो बीमारियां हैं ना वो इसी वजह से स्टार्ट होती हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बचें इन बीमारियों से तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमें अपने लाइफस्टाइल से ख़त्म कर देनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जंक फूड ख़त्म करें। आजकल हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और हमारा बाहर से खाना बहुत आम हो चुका है। बिल्कुल। सो पहले के लोग जो मोस्टली 90% घर में खाना खाते थे और 10% कभी की बाहर जाया करते थे। आज के बच्चे जो हैं, अगर हम यंग उसकी बात करूं तो वो 90% तो बाहर से खाना खा रहे होते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करें, उसके अंदर खाना घर का खाएं, कोशिश करें घी का इस्तेमाल ना हो, कुकिंग ऑयल यूज़ हो जाए, कम ऑयल यूज़ हो। उसके बाद में ये पिज़्ज़े, बर्गर और ये जो सारे मामलात हैं इनसे बचें। और तीसरा ये कि कुछ डेली एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह कुछ ना कुछ लाजमी करें। और जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपको ये चाहिए कि एटलीस्ट एवरी 6 मंथ जो है वर्कअप हो। जैसे यूएसए है, वहाँ पे इंश्योर्ड है तो हर बंदा एवरी 6 मंथ जो है वो अपना मेडिकल वर्कअप करवा रहा होता है। उसमें लैब्स हो रही होती हैं, ECG सब कुछ हो रहा होता है, तो आपको आइडिया हो रहा था कि आप फॉल कहाँ कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनकी हम एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं बहुत ज़्यादा की जाती है और उनके हम बहुत से स्पोर्ट्स में भी देखते हैं कि उनके स्पॉन्सर्स लगे होते हैं, तो उनके बारे में जो रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि इनका जो एक्सेसिव यूज़ है ना ये भी आपकी हार्ट हेल्थ को ख़राब करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। देखिए उसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि वो एनर्जी दे रही हैं। डेफिनेटली एक बंदा सुस्त हो रहा है, वो पिएगा, वो एक्टिव तो होगा, लेकिन जैसे वो एक्टिव होगा तो वो अपने हार्ट पे डबल लोड डाल रहा है। नॉर्मल बंदे का हार्ट 70-75 बीट्स पे काम कर रहा है और वो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है। अब वो पी के उसका मतलब एक्टिविटी तो ज़्यादा हो रही है लेकिन दिल की स्पीड भी 100-110 पे जा रही है, तो वो दिल को थकाने वाली बात है। जब दिल थकेगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम के बाद हार्ट अटैक ही होना है। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में और हमने बात की है कि नौजवानों की जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं, और कौन सी ऐसी आदत हैं जिनको हमें बदलना चाहिए और कौन सी डाइट है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और इस पर हम आज बात कर रहे थे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जवाद रफ़ीक साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि खूबसूरत, बेदाग और ग्लोइंग और हेल्दी स्किन हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन सही मालूमात ना होने की वजह से अक्सर हम गलत प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर लेते हैं। तो आज के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन, जिनसे हम जानेंगे कि अपनी स्किन टाइप की अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे चूज़ करें और किस वक्त कौन सी प्रोडक्ट का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम,
ठीक ठाक, आप बताएं कैसी अल्लाह हैं? का शुक्र। अच्छा डॉक्टर वजीहा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आजकल जो हम वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, शायद जो कुछ भी कोई प्रमोट कर रहा होता है हम फ़ौरन वो घर में ले आते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि हमारी स्किन उससे ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले तो बताएं स्किन टाइप्स कितनी होती हैं और कैसे हम अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 3 डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं, जैसे ऑयली हो सकता है, इसके अलावा ड्राई स्किन हो सकती है एंड कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें टी जोन आपका ऑयली होता है एंड रेस्ट ऑफ द फेस आपका ड्राई होता है। तो जब भी आपने स्किन केयर स्टार्ट करनी है तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लेने हैं। जैसे ऑयली स्किन के लिए आई प्रेफर कि आप सैलिसाइलिक एसिड बेस क्लेंजर ये प्रोडक्ट यूज़ करें, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स एंड जेल बेस्ड सनब्लॉक यूज़ करें। कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयली एंड ड्राई स्किन प्रोडक्ट्स जो है ना, स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करना है। ड्राई स्किन के लिए आप सिरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स एंड हाइलुरोनिक बेस्ड सीरम्स जो हैं वो अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वजीहा, ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि बहुत से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो चीज़ें रेकमेंड करती हैं, अक्सर मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आई फील लाइक आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने अगर आपको रेकमेंड नहीं की ना तो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो हम ख़रीद लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारी स्किन है वो ख़राब हो जाती है। तो आपके पास आते होंगे ऐसे पेशेंट्स भी जिन्होंने किसी के रिकमेंडेशन पे चीज़ ख़रीद ली, तो फिर यूजुअली जो केसेस हैं वो आपके पास किस तरह के आते हैं, मतलब किस तरह का नुकसान होता है उनकी स्किन पे? स्किन बैरियर तो डैमेज होता ही है। जी जी। अच्छा, हम ना सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब किसी भी इन्फ्लुएंसर ने या किसी भी पब्लिक फिगर ने अगर कोई चीज़ रिकमेंड कर दी है तो हम उस पर बग़ैर रिसर्च किए हुए वो प्रोडक्ट अपने लिए मंगवा लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी स्किन पे वो सूट करेगा कि नहीं करेगा। सो जो पेशेंट्स आते हैं उनका सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कि उनके स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट लगाने से इरिटेशन या इचिंग होना शुरू हो जाती है, एक्नी ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि उनका स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है जब वो इस तरह के रैंडम प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लें, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी स्किन केयर के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर मैंने ये चीज़ बहुत कॉमन देखी है, मतलब लोगों को शायद इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि बॉडी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अलग होती हैं और वो आप फेस पे यूज़ नहीं कर सकते। तो जो कुछ चीज़ें हैं जैसे लोशंस हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनके ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम, तो लोग वो भी फेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई हर्ड समवेयर कि जो आपकी फेस की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है और उमूमन जितने भी हमारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए होती है उनमें फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कितना डेंजरस है अगर जो हमारे बॉडी वॉश है या जो हमारी बॉडी लोशंस हैं उनको हम फेस पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें? अच्छा, इसके पीछे मॉर्फोलॉजी ये होती है, जो फेस की स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा। उस पर आप कोई भी इस तरह के हार्श प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि कंपैरेटिवली देखा जाए तो बॉडी की स्किन थोड़ी थिकर होती है, उस पर हम हार्श एक्सफोलिएशन, हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो इतना आपकी स्किन को नुकसान नहीं देते। सन एक्सपोजर भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर हम कवर्ड होते हैं। यस, तो वो इसलिए आपकी स्किन को नुकसान नहीं देते जितना आपके फेस को नुकसान देते हैं। तो जब भी आप ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं आप प्लीज़ इसको देख लिया करें कि दैट फेस पे कोई भी हार्श केमिकल्स या हार्श एक्सफोलिएंट्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे आपके चेहरे की स्किन डैमेज हो सकती है, उस पर बम्प्स बन सकते हैं, आपको इचिंग हो सकती है, आपका स्किन पीएच डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वजीहा ये बताएं, अगर किसी की स्किन ऑयली है तो हम देखते हैं कि ये जो मौसम है ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा जो वेदर है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें लोग अपने फेस को ओवर वॉश करते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रब करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा भी ऑयल आता है ना तो वो इरिटेट होने लग जाते हैं, और एक्सफोलिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हालांकि एक्सफोलिएशन इतनी नहीं करनी चाहिए कोई भी वेदर हो। तो जिन लोगों की स्किन ऑयली है, एक तो बताएं ये जो उनकी हैबिट है वो कितनी नुकसानदेह है, क्योंकि हमें एक कॉलर ने भी बताया था कि उनके जो छोटे भाई हैं ना वो बहुत ज़्यादा फेस वॉश करते रहते, थोड़ा सा भी ऑयल आता है ना तो वो उससे अनॉय हो जाते हैं, उनको गंदा गंदा फील होता है। एक तो ये बताएं, दूसरा फिर जिनकी टाइप है ऑयली स्किन टाइप है उनकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा, जिनका ऑयली फेस है ना, सबसे पहले तो आपने
ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। ऑयल फ्री में एक जेंटल क्लेंजर आपने इस्तेमाल करना है जिसमें इंग्रेडिएंट जो बेसिक आना चाहिए, दैट इज़ सैलिसाइलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और लिनोलिक एसिड। ये बहुत अच्छा है जो आपके ऑयल को प्रोडक्शन को कम करेगा, आपकी सीबम प्रोडक्शन को कम करेगा। सेकेंडली आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स एंड वाटर बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करने हैं अपने चेहरे पे। तो आपकी स्किन केयर इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी स्किन पे बहुत लाइट वेट जो है ना ये प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करने। जहाँ तक रही बात कि वो जो कॉलर का भाई है वो फेस वॉश बहुत ज़्यादा करता है, तो ओवर एक्सफोलिएशन एंड बहुत ज़्यादा फेस वॉश भी नहीं करना चाहिए। उससे भी आप अपनी स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं, आपकी स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है, अगेन वो आपके स्किन पे रिएक्शन कर सकता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट कि आपके पास एक मिस्ट आप रख सकते हैं समर्स में, ठीक है, जिसमें ग्लूटाथायोन मिस्ट बहुत अच्छा आजकल काम कर रहा है। आप उसको रिफ्रेशमेंट के लिए अपने चेहरे पे 2 से 3 घंटे बाद अप्लाई कर सकते हैं। आप टी ट्री ऑयल जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल, अगर आपके घर में हर घर में एलोवेरा प्रेजेंट होता है तो आप उसके आइस क्यूब्स बनाएं, उससे अपने चेहरे की अच्छी तरह मसाज करें, तो क्या होगा, आपके पोर्स भी श्रिंक हो जाएंगे, आपका ऑयल भी प्रोड्यूस नहीं होगा और आपके चेहरे पे एक रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग लुक आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा हैक बताया एलोवेरा का, और मेजॉरिटी हम देखते हैं जो हमारा घर के लॉन होते हैं उसमें एलोवेरा मौजूद होती है, वरना मिल जाती है हमें इजीली। जो फ्रेश एलोवेरा है उसके किस तरह हमने क्यूब्स बनाने हैं, मतलब डायरेक्ट हमने उसको आइस क्यूब जो ट्रे है उसमें लगा के फ्रीज कर देना है? वो जेल फॉर्म को आप निकालें, ठीक है, उसका मिक्सचर थोड़ा सा पेस्ट बना लें, वाटर ऐड करें, ठीक है, उसके बाद आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं, या रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। रोज वाटर, यस, इट्स अ वेरी गुड जो हाइड्रेटिंग सीरम है आपका, आप इसको चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एलोवेरा जेल के अंदर रोज वाटर स्प्रे ऐड करें, उसको ब्लेंड करें और उसके बाद आप उसको आइस क्यूब्स की उसमें स्टोर कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल हैक। ठीक है। अच्छा, ऑयली स्किन के हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन ड्राई स्किन का भी बताएं कि उनकी स्किन केयर रूटीन कैसे होनी चाहिए, और ये भी बताएं कि क्या ये सच्चा है, लोग कहते हैं जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनको रिंकल्स जल्दी नहीं पड़ते? रिंकल्स बेसिकली आपकी एजिंग के साथ साथ आते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिनका ऑयली फेस है उनके फेस पे रिंकल्स नहीं आएंगे। अबव 30 आपके फेस पे जैसे ही कोलेजन बनना बंद हो जाता है बॉडी के अंदर, तो आपको एजिंग साइंस प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकता है, जेनेटिकली उनकी स्किन बहुत अच्छी है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा, तो एजिंग जो है वो थोड़ी डिले हो जाती है, उनका लाइफस्टाइल एक्सपोजर ऐसा है या उनकी डाइट ऐसी है। सो इट्स नॉट अबाउट कि ऑयली फेस है या ड्राई फेस है। रिंकल्स टोटली डिपेंड करते हैं कि आपका सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, जिसमें सन एक्सपोजर हो सकता है, लाइफस्टाइल अडॉप्टेशन हो सकता है, आपकी डाइट हो सकती है और आपकी स्किन केयर हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और ड्राई स्किन के बारे में जो आप बात करी है, तो ड्राई स्किन के लिए व्हाट वी डू इज़ दैट कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि सेरामाइड क्या करता है कि वो आपकी कोलेजन की इंडक्शन करता है और हमेशा आपने डैम्प फेस पे इसको अप्लाई करना है। सेकेंडली हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट जो कि आपके फेस पे कोलेजन स्टिमुलेशन में हेल्प करता है और आपकी हाइड्रेशन मेंटेन करता है। तो जिसको ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा कंप्लेन है उसके लिए ये सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम वर्क्स बेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ट्रीटमेंट्स आजकल हम देखते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो ये जो मौसम है, ये जो वेदर है, इसमें कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें करवाने चाहिए और हमारी जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसका? अच्छा, जो इसमें देखें, जो हमारा बहुत एक्सट्रीम वेदर चल रहा है ना, तो हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन क्या आजकल आ रही है, दैट डिहाइड्रेटेड स्किन है, डलनेस है और सन एक्सपोजर की वजह से टैनिंग हो चुकी है, अनइवन स्किन टोन। यस, तो उसके लिए आई प्रेफर कि आप कार्बन स्पेक्ट्रा प्रोसीजर ले सकते हैं जो आपकी टैनिंग को टारगेट करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को टारगेट करेगा। उसके साथ साथ आप हाइड्रा फेशियल ले सकते हैं जिससे आपकी स्किन की डेड लेयर जो है उसको क्लीन आउट करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को हम निकालते हैं आपके चेहरे से। एंड अगैन क्यू स्विच लेज़र उन लोगों को जिनको डबल टोन की बहुत ज़्यादा शिकायत है या अनइवन स्किन टोन है, तो ये 3 ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो समर फ्रेंडली भी हैं, आपने इनका इस्तेमाल करना है। बट अगैन इसके साथ साथ स्किन केयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपने SPF को नहीं भूलना है, SPF को आपने ज़रूर मेंटेन करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वजीहा, कुछ चीज़ें ना मैं देख रही हूँ इंस्टा पे भी काफ़ी आ रही है रिसर्चेस, वो ये कि केमिकल सनस्क्रीन होती है और मिनरल सनस्क्रीन होती है, और लोग कुछ केमिकल यूज़ करते हैं सनस्क्रीन, कुछ मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। अब कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हुमुसलेट, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं।
लाइक स्लो करते हैं, लेकिन FDA प्रूफ भी है और ड्रैप ने भी इनको प्रूफ किया हुआ है। तो आजकल जो रिसर्च है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग केमिकल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, जो कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल के तौर पर एक इंग्रेडिएंट का नाम लिया है, ये उसके UV फ़िल्टर के तौर पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या ये सच है, चीज़ कॉमन हुई हुई है, वो ये कि जो लोग केमिकल सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं उनके ब्लड से वो जो सनस्क्रीन्स हैं, वो जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मतलब ऐड होते हैं उनके ब्लड में और उनके हार्मोन्स इससे डिस्टर्ब होते हैं, तो पीपल आर स्विचिंग टुवर्ड्स मिनरल सनस्क्रीन। तो हाउ ट्रू इज़ दैट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, ऐसा है कि जैसे जैसे आप ऑब्वियसली एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस रिसर्चेस आती हैं, तो पहले तक केमिकल सनस्क्रीन्स ही हम इस्तेमाल कर रहे थे अपने चेहरे पे। अब न्यू रिसर्च आई है और न्यू रिसर्च के बाद अब ये अडॉप्टेशन आई है कि आपको मिनरल सनस्क्रीन पे स्विच कर जाना चाहिए। तो आई थिंक विद टाइम जो भी रिसर्च आती है एज अ डॉक्टर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उस चीज़ को लेके चलते हैं। एंड सेकेंडली वी डोंट हैव एन ऑथेंटिक, हमारे पास सोर्स नहीं है कि वाकई हमारे ब्लड में जाता है कि नहीं जाता और हमारे ब्लड में ये मैच होता है। वो इस सूरत पे होता है जब बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा अरसे तक आप इस्तेमाल करते हैं। एंड एज लॉन्ग एज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिनरल सनस्क्रीन का ऑप्शन हमारे पास आ गया है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल है तो वी शुड मूव टुवर्ड्स इट। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की है कि आफ्टर अ सर्टेन एज जो हमारी कोलेजन प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जैसे आफ्टर, कुछ लोग कहते हैं आफ्टर 25, कुछ लोग कहते हैं आफ्टर 30। तो इसमें मुख्तलिफ सीरम्स हैं जो वो इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, जैसे रेटिनॉइड्स हैं और उसके अलावा ट्रेटनाइन है और मतलब मुख्तलिफ क्रीम्स है, वो कहते हैं कि आप इस्तेमाल करें, सैंडविच मेथड्स और ये सब कुछ इंस्टा पे चल रहा है। तो इसका एक तो सही तरीका भी बताएं, और क्या सच में हमारी फाइन लाइंस और रिंकल्स को टारगेट करते हैं या नहीं? बिल्कुल। 30 अबव जो होता है आपका बॉडी कोलेजन बनाना बंद कर देता है, इसीलिए आपके चेहरे पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने एंटाई एजिंग स्किन केयर की तरफ मूव करना होता है, उसके लिए रेटिनॉल इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट। लेकिन प्लीज़ आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद रेटिनॉल को ऐड करें। बहुत से लोग अगैन एक मार्केट में एक क्रीम आई हुई है रेटिनॉल की, वो लगाना शुरू कर देते हैं टू हैव अ वेरी ग्लास स्किन। स्किन ए क्रीम, स्किन ए क्रीम, ठीक है, वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, तो आपने देखिए रेटिनॉल एक थोड़ा हार्श एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है, डेरिवेटिव है विटामिन ए का। तो जब भी आपने इसको अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना है तो आपने स्लोली इंट्रोड्यूस कराना है अपनी स्किन के अंदर। जैसे वीक में ट्वाइस आप इसको लगा सकते हैं एट नाइट, और पी साइज अमाउंट से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। एंड जब आप इसको, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लाइक आपको इचिंग होना शुरू हो जाती है, तो आप सैंडविच मेथड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सैंडविच मेथड ये होता है कि पहले आपने मॉइस्चराइजर की थिन लेयर लगाई, उसके बाद आपने रेटिनॉल पी साइज जो है वो अपने चेहरे पे इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद दोबारा आपने मॉइस्चराइज किया। सो दिस इज सैंडविच मेथड। और जब भी आप रेटिनॉल अपनी स्किन पे लगाते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने SPF नहीं भूलना, क्योंकि ये आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देता है, और अगर आप सन एक्सपोजर करते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी SPF को आपने नहीं भूलना। इसके अलावा अदर जो एजेंट्स है जिसमें विटामिन C बहुत अच्छा है, आप एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अल्फा आर्बिटिन बहुत अच्छा है, ये आप अपनी स्किन पे स्लोली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और इसके रिजल्ट्स 4 to 6 वीक्स में आपके चेहरे पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रेटिनॉल की अगर हम बात करें तो ये कब हमें स्टार्ट करना चाहिए? क्या अर्ली 20s में स्टार्ट करना सेफ है ये? अच्छा, इसमें ना देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे हम एक्नी वल्गैरिस के पेशेंट को रेटिनॉल डेरिवेटिव्स देते हैं, ट्रेटेनॉइन का जो आपने जिक्र किया था वो हम देते हैं एक्नी को ट्रीट करने के लिए, कॉमेडोन्स को ट्रीट करने के लिए। तो उस केस में आप अर्ली 20s में हम प्रेस्क्राइब करते हैं। बट अगर आप एंटाई एजिंग और फाइन लाइंस को ट्रीट करना चाहते हैं, उसके लिए आप आफ्टर 30s इसको अपनी स्किन में इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जिन लोगों को एक्नी का मसला है, उनकी स्किन केयर रूटीन स्पेशली इस वेदर में क्या होनी चाहिए? एक जेंटल क्लेंजर उन्होंने इस्तेमाल करना है, सैलिसाइलिक एसिड और ओलिनोलिक एसिड बेस्ड। मैं रिकमेंड करती हूँ लेडेंस का फेस वॉश, विच इज़ अ वेरी गुड, जो आपके एक्नी को कंट्रोल करता है, ऑयल प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद आपने वाटर बेस्ड क्लेंजर इस्तेमाल करना है एंड सनब्लॉक जो होता है वो आपका मिनरल बेस्ड होना चाहिए या जेल बेस्ड होना चाहिए, जिससे आपका सीबम कंट्रोल होगा और एक्नी ट्रिगर नहीं करेगी। और आप ये कर सकते हैं सारे दिन में कि आप 2 to 3 टाइम्स वॉश कर सकते हैं, और ग्लूटाथायोन
गलूथायोन आप या रोज़ वाटर स्प्रे आप रख सकते हैं, उसको आप स्प्रे करें ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे आपके चेहरे की। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि हमारी जो स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी स्किन टाइप्स होती हैं और उनको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स से अवॉइड करना चाहिए, और आजकल जो मार्केट में ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं उनमें से कौन से जो हैं बेनिफिशियल हैं और उससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं वो भी आज क्लियर किए हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर वजिया बिलाल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ गेस्ट मौजूद है और आज हम बात करेंगे कि आजकल हर घर में एक ही दौड़ लगी हुई है कि बच्चे को हर चीज़ में नंबर 1 आना है, चाहे वो स्कूल हो, स्पोर्ट्स हो, ट्यूशन हो और एकेडमी, हर जगह बस जो बच्चे हैं उन्होंने टॉप करना है और उन पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। और रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि ये दौड़ है इसमें जो बच्चे हैं वो एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि वो शायद जानबूझकर जान छुड़वा रहे हैं, जबकि हकीकत में हम बच्चों को सुपर चाइल्ड बनाने के चक्कर में इनका सुकून छीन रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों पर से जो ये ज़हनी बोझ है इसको कैसे कम किया जाए और इनकी नॉर्मल सेहतमंद तरबियत कैसे की जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात और इनके साथ मेरे साथ O लेवल्स की स्टूडेंट भी मौजूद हैं फ़ातिमा अली। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, कैसी हैं आप? कैसे? अल्लाह का शुक्र। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आमिना मुअज़्ज़म। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने आज सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट को नहीं बुलाया बल्कि एक सुपर चाइल्ड को भी साथ बुलाया। जैसे कि मैंने अभी जाना है कि एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छी हैं और ये एक्स्ट्रा कोकुलर में भी बहुत अच्छी हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच टू हैव बोथ ऑफ अस टुडे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डॉक्टर आमिना, क्या लगता है मैं आपसे स्टार्ट करूँ या फातिमा से स्टार्ट करूँ? बड़ों से शुरू करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे, उनको शायद नहीं समझ आया होगा कि सुपर चाइल्ड से मतलब क्या है, और बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे देख रहे होंगे जो एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स या अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उन्होंने अपने बच्चों के लिहाज से सेट किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उनको भी शायद ये चीज़ समझ आएगी। तो सबसे पहले तो बताएं कि सुपर चाइल्ड क्या है। सुपर चाइल्ड बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि कोई डायग्नोसिस है, बट इट्स एन इनफॉर्मल थिंग जो कि लाइक 80s में, इन अर्ली 80s एक अमेरिकन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट था जैसे अपनी बुक में इसका जिक्र किया था कि हम कुछ बच्चों को सुपर चाइल्ड बना देते हैं। तो एक इट्स लाइक अ सुपर चाइल्ड सिंड्रोम जिसमें हम एक आम नॉर्मल बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर, इतनी ज़्यादा एग्जाइटी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं टू कम्पीट, टू एक्सेल, कि वो हमेशा टॉप पे रहे, नंबर 1 आए, उसका बस हर वक्त उसे ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स मिल रही हों। और मतलब हम पता नहीं अपने बच्चे को सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वो कोई एक हमारा ना गोल्ड मेडल है। सो काइंड ऑफ ये प्रेशर बिल्ड करना बच्चे पे कि उसको हमेशा जीतना है, एक सुपर चाइल्ड की एक दौड़ में आप समझें कि आप अपने बच्चे को डाल रहे हैं। और अब हम कहते हैं स्पोर्ट्स में भी बच्चा बेस्ट हो, हम कहते हैं एकेडमिक्स में भी बच्चा बेस्ट हो, बच्चा ऑल राउंडर हो। हम मतलब बच्चे से लेके ना बहू तक हर जगह पे ऑल राउंडर ही ढूंढ रहे हैं, यही हमारा सोशल डायनेमा बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वो है? क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं हम जो आपको कह रहे हैं ना आपके भले के लिए कह रहे हैं, चाहे बच्चा उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाए इससे। पेरेंट के पर्सपेक्टिव में ऑफ कोर्स उनकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, वो कर तो बच्चे की वेलबींग के लिए रहे हैं बज़ाहिर। लेकिन मैं थोड़ी सी हार्श बात कहूँगी कि पेरेंट्स की अपनी जो एग्जाइटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, नाकामियाँ हैं, बुरे तजर्बात हैं, अधूरी ख्वाहिशात हैं, हम उन्हें पूरा करने के लिए अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बना, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मैं इंजीनियर नहीं बना, इसको बनना चाहिए, मेरा ख्वाब था मैं आर्मी में जाऊँ, मेरा बच्चा आर्मी में जाए। तो जो चीज़ें हम उस प्रोसेस में इग्नोर कर रहे होते हैं वो उस बच्चे की ओवरऑल आई थिंक एक पर्सनालिटी है, उसका एप्टीट्यूड है, उसकी स्किल्स हैं, और उसको हमें कैसे लेके चलना है इस पे तो हम यकीनन आज डिटेल से बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सपेक्टिव कि बच्चा इस प्रोसेस में क्या फील कर रहा है वो शायद मेरे ख्याल है आपने अच्छा किया है कि एक काउंटर ओपिनियन के लिए भी एक आपने सेगमेंट रखा है कि आपके साथ ये आप शेयर करेंगी अपनी थॉट्स को। लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स की इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी जो अधूरी ख्वाहिशात हैं ना वो बच्चे पे पूरे करने की एक बहुत ज़्यादा है कि कहीं वो नाकाम ना हो जाए, अगर वो फर्स्ट नहीं आएगा, compete नहीं करेगा तो वो कैसे एक्सेल करेगा,
तो ये थॉट्स हैं जो उनको पुश करती हैं बच्चे को सुपर चाइल्ड बनाने और मुझे लगता है कि यही वजह है कि आगे जाके जो है ना ट्रॉमास डेवलप हो जाते हैं। जैसे बच्चे हैं वो रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते, हालांकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कोई इंटरव्यू है, आप उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। कोई टेस्ट है, उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप फेल हो गए हो, या किसी इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो वो इस चीज़ को इतना दिल पे ले लेते हैं कि वो एक जो आउटकम है ना वो बहुत नेगेटिव आती है, चाहते ना चाहते हुए भी। रिजेक्शन सेंसिटिविटी का तो डायरेक्ट लिंक ही इसी चीज़ के साथ है कि अगर आपको बचपन से यही सिखाया है कि आपने हमेशा टॉप पे रहना है और आपको कहीं पे फेलियर्स तो आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, किसी भी तरह की चीज़ में आ सकते हैं, तो उससे फ़ौरन बच्चों की डायरेक्ट सेल्फ इस्टीम जो है वो हर्ट होती है और उससे बहुत सारी साइकोपैथोलॉजिकल टेंडेंसीज डेवलप होने का ख़तरा होता है। देखें जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं इस वक्त तेज़ी से एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि हर बंदा हर चीज़ तो नहीं हासिल कर सकता। तो की चीज़ ये है कि आपने उस अचीवमेंट के प्रोसेस में कैसे अपने आप को लेके गुजारे, क्या आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया? क्योंकि 60 की क्लास में फर्स्ट एक ही बच्चा आएगा, ठीक है, सब फर्स्ट नहीं आ सकते, लेकिन उसमें से कितने बच्चे थे जो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, उसे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है जो फर्स्ट आने के लिए ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट पोजीशन नहीं ली तो आप लाइफ में नाकाम हो गए हो। और मुझे लगता है कि हर बंदे की जो स्ट्रेंथ होती है या कैपेबिलिटी होती है वो अलग होती है। हर बंदा एक जैसा अल्लाह ताला ने डिज़ाइन नहीं किया, किसी में कुछ खासियत होती है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं होते, इंग्लिश में उनके A+ ग्रेड होता है, लेकिन मैथ्स उनसे नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ हम उनसे देखते हैं कि साइंस में बहुत से सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन वो मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे, उर्दू में अच्छे नहीं होंगे। इस तरह मुझे लगता है हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है। अच्छा डॉक्टर आमिना, फातिमा की तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले जो पेरेंट्स का ये कहना है, और मुझे लगता है जो आज का हमारा सेगमेंट है ना वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो अपने सवाल भी हमें कॉल करके कर सकते हैं। उसके अलावा जो अब क्वेश्चन करने लगी हूँ ना, ये हर पेरेंट कहता है कि अगर हम इस पर दबाव नहीं डालेंगे या अगर हम इसको ये चीज़ कहेंगे नहीं तो फिर ये सीरियस नहीं लेगा, ये मेहनत नहीं करेगा। तो इस ये जो चीज़ है ना, आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी रियलिटी है? मुझे ये लगता है कि जहाँ तक मैं अगर आपको साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए एक ऑथेंटिक बात करूँ अपनी पर्सनल ओपिनियन के साथ, कि एक सर्टन हद तक प्रेशर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक आपका प्लेजेंट स्ट्रेस है जो कि आपकी एग्जाइटी इतनी सी दे रहा है जिससे आप अच्छा परफॉर्म करो। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस की एग्जाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा दी जाती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे वो प्रेशर चला जाता है, तो उस वक्त वो ये इस तरह से फॉर्म होने लग जाता है कि नाकामी का मतलब ये है कि यू आर अ फेलियर फॉर लाइफ। तो ये चीज़ देखें हमें इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है कि पेरेंट्स किसी भी मेलाफाइडी नहीं है, मैं यही बता रही हूँ, लेकिन बच्चे इस खौफ से कि हमने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, दे इवन गॉड फॉरबिड डू कमिट सुसाइड। बच्चे जो हैं वो अपना अच्छा रिजल्ट ना लेने पे कि हम अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे, अपनी जान तक ले लेते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं। और बहुत सारी तरह बच्चे अपने आप को स्टाफ करते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, खुद को सज़ा देते हैं कि हमने अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, खौफ। तो बेसिकली कॉल रॉजर्स कहता था कि बच्चे के साथ एक वाहिद चीज़ है जो एक माँ बाप कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, विच इज़ अनकंडीशनल लव। आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, बुरा पढ़ रहा है, कामयाब हो रहा है, नाकाम हो रहा है, आपने ये देखना है कि क्या वो उसके लिए मेहनत करे, रिजल्ट्स नहीं देखने। अगर वो मेहनत करे, अपना 100% उसने दिया, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उस पे यू हैव टू अप्रिशिएट। हमारी हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, आईक्यू हमारा जो है वो एक बेल कर्व है, किसी का आईक्यू 140 है, किसी का 102 है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दो लोग एक ही जैसी मेहनत कर रहे हैं तो एक ही जैसा रिजल्ट आएगा? ये ऐसे ही है जैसे हम एक SUV को एक पुरानी गाड़ी के साथ कंपेयर करें और कहीं कि दोनों को एक ही कंडीशन में रखा है तो एक ही जैसा रिजल्ट दें। उनकी एबिलिटी, उनकी स्केल, उनकी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए हमने प्रोसेस को फॉलो करना है और अनकंडीशनल लव अपने बच्चों को देना है ताकि वो इस प्रोसेस को आसान कर सकें और मेहनत कर सकें। इसमें और भी डायनामिक्स हैं, उनके ऊपर भी हम ऑफ कोर्स बात करेंगे। ठीक है फातिमा, आपसे स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले बताओ क्या करती हो आप? माय नेम इज़ फातिमा अली एंड आई एम इन क्रेसेंट मॉडल हाई स्कूल अभी, और मैं O लेवल्स के 3rd ईयर में हूँ एंड आई एम करंटली सर्विंग एज द हेड गर्ल देयर।
ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। तो फातिमा, आज का जो हमारा टॉपिक है सुपर चाइल्ड, तो आप इससे कितना रिलेट करती हो, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर दैट द पेरेंट्स पुट ऑन देयर चाइल्ड कि आपने हमेशा हर चीज़ में नंबर 1 आना है, स्पोर्ट्स में आप नंबर 1 आओ, क्योंकि आपके तो बहुत से क्लास फेलोज़ भी होंगे ना जो अगर आप ये नहीं फेस करी तो हो सकता है जो आपकी फ्रेंड्स हैं वो ये फेस कर रहे हो। तो आपसे अगर मैं आपका ओपिनियन लूँ कि आप इन चीज़ों को किस तरह हैंडल करते हो, प्रेशर को, जैसे स्टडी का प्रेशर है तो फिर आपने नींद भी पूरी करनी है और ऑब्वियसली आपके भी इतनी एज भी नहीं है और स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस प्रेशर को कैसे देखते हो? आपको लगता है ये प्रेशर टॉक्सिक है या हेल्दी है? फॉर्चुनेटली मैं इस तरह के हाउस होल्ड से आती हूँ जहाँ जैसे डॉक्टर आमना ने कहा कि प्लेजेंट टाइप ऑफ प्रेशर देते हैं, जिसमें बेसिकली आपको एक ड्राइव देते हैं कि डू दिस, ये आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये करो। बट अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, उनमें ऐसे बैड मेंटल हेल्थ एक टैग लगा हुआ है, एंड देयर इज नॉट इवन अ स्टीरियोटाइप, एक बात एज ट्रू दी जाती है कि पेरेंट्स ने आपकी बात नहीं सुनी। पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, पेरेंट्स ऑल्दो द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स लव देम, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। उनको पता है कि पेरेंट्स दे लव देम, वो उनके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, बट वो ये भी सोचते हैं कि पेरेंट्स ने उनकी बात नहीं सुनी, और उनको ये भी पता है कि पेरेंट्स की ऑफन टाइम्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है, जिसमें वो 5-6 बच्चे, मतलब पुप्पो के बेटे ने, खाला के बेटे ने, फलां की बेटी ने, उन्होंने ये किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, वाई आर यू अप टू दैट स्टैंडर्ड। अब इसमें वो लोग ये नहीं देख रहे कि जो इस तरह की बातें करते हैं इससे 2 चीज़ें होती हैं। बच्चा ये नहीं सुनता कि मैं अच्छा वो अच्छी चीज़ है, मैंने भी अडॉप्ट करनी है। बच्चा ये सुनता है कि जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट इनफ, मैं जो कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स को वो फिर भी बेहतर लग रहा है। इससे 3-4 चीज़ें होती हैं, या तो बच्चा एक्सट्रीम पीपल प्लीजर बन जाता है इन विच दे सीक everyone's validation कि I did this, is that right, is that wrong, I don't care what I am saying, कोई और क्या कहेगा मेरे बारे में, that what's matter। और दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे अपनी सारी मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि मैं बेशक जो मर्जी अपने पैशन में कर लूँ, that is not going to be enough, मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ मैंने हार जाना है। वो दे फॉरगेट अबाउट द पार्ट कि हार जीत एक ही गेम का हिस्सा है। True. देयर ऑल इन इट कि पेरेंट्स खुश हो जाएं, जो विच दे थिंक कभी खुश हो नहीं सकते। ओके, ये आजकल ठीक है, मतलब ये आपके जो इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हैं उनका ये थॉट प्रोसेस, उनका ये थॉट प्रोसेस है कि पेरेंट्स खुश नहीं हो सकते हैं, यही उनका थॉट प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने एक कंपटीशन जीत गया, एक फिनिश लाइन पर चले गए, तो वो फिनिश लाइन आगे मजीद बढ़ जानी है, ठीक है, उनसे और एक्सपेक्टेशंस आ जानी। फॉर एग्जांपल अगर उनके वो फेल हो रहे हैं और उनके एज आ गए, अगली दफ़ा सारे स्टार्स आने चाहिए, वरना इट्स अ फेलियर फॉर देम। एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि पेरेंट्स आर एक्चुअली बिलीविंग, बट द फैक्ट कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द 2 पार्टीज के ऐसे इल थॉट्स आ जाते हैं। इसको पता है, मुझे पता है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी पता होने चाहिए, उनको क्यों नहीं ये चीज़ें पता। जैसे बात की है इसने इतनी इंपॉर्टेंट कि जब पेरेंट्स वो जो एक लाइन होती है, फिनिश लाइन होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, moves, it always keep moving। एग्जैक्टली। और जब आपको वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्ट होगी, आपकी ग्रोथ इफेक्ट होगी। तो ये चीज़ें पेरेंट्स क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते? आई थिंक ये बड़ा अच्छा फोरम है ना, जहाँ पर हम लोग एक काइंड ऑफ इसको एज अ सोशल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस रेज हो। क्योंकि देखिए जैसे मेंटल हेल्थ की बात की है, तो आई थिंक अच्छा डॉक्टर आमिना, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एक कॉलर का क्वेश्चन ले लें। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वकास, सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो दोनों के दोनों वो बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हैं, ठीक है, हर वक्त यानी कि जो है ना बाहर फिर रहे हैं और दोस्तों यारों में। तो मैं अगर उन पर सख्ती ही नहीं करूंगा, उनको मोटिवेट ही नहीं करूंगा, तो वो किस तरीके से पढ़ेंगे? आपकी बात सही है कि आप वो कह रहे हैं अपने बच्चों को अब उससे नरमी से बताएं। मैं अपने बच्चों को अगर ये कहूँगा ही नहीं कि पढ़ें, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, उनके ऊपर सख्ती मुझे ज़रूरी करनी पड़ती है। ठीक है, एज क्या है आपके बच्चों की? एक मेरा बच्चा है 5 क्लास में, एक है 4 में। ठीक है वकास, क्योंकि हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, वो इस पर बेहतर बताएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमने ये बात नहीं की कि आप सख्ती ना करें या उन पे प्रेशर ना डालें। प्रेशर और जो मोटिवेशन है वो अच्छी चीज़ होती है, डालना चाहिए। हम बात करें हेल्दी और अनहेल्दी प्रेशर के बारे में। जी डॉक्टर आमना। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी वकास की, ज़ाहिरी बात है जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कोई सिखाता नहीं। जैसे हमें शादी से पहले की एग्जाइटी, हम प्री मैरिज एग्जाइटी पे बात करते हैं कि कोई गाइड नहीं करता। शादी के बाद जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो कोई पेरेंटिंग भी गाइड नहीं करता। ये तो हमारा बहुत बड़ा मसला है।
पेरेंट्स जो हैं वो उस वक्त जो है वो अवेयर और अवेक होते हैं जब सिचुएशन थोड़ी सी डीरेल हो जाती है। बेसिकली एक छोटे बच्चे को जिस वक्त उसकी एज 3 साल हो जाती है उसको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन डालने की ज़रूरत होती है कि उसके खाने के, सोने के, खेलने के, उसके सोशल लर्निंग के औकात मुख्तस होने चाहिए। उसको हम एक मतलब 3 हिस्सों में उसके दिन को डाल दें। एक टाइम सिर्फ खेलने के लिए हो, फ्री माइंड, जो मर्जी करे, मट्टी में जाए, पौधों में जाए, पानी से खेले, उसको नहीं रोकना। एक टाइम जिसमें आपने उसको आदाब सिखाने हैं, जिसको हम सोशलाइजेशन करना सिखाते हैं, बात कैसे करनी है, थैंक यू कैसे करना है, सॉरी कैसे करना है। और उसके अलावा एक टाइम जिसमें उसकी फिजिकल नरिशमेंट, उसके खाना पीना, उसका सोना, एक आपका जो क्वाड्रेंट है उस पर चला जाता है। और इसी तरह जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ये तीनों चीज़ें ये टिल द एंड ऑफ योर लाइफ इंसान की ज़िंदगी में चलती हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ बच्चे के हवाले से बात करूँगी। देखिए, अगर तो बच्चों की कोई रूटीन बनी हुई है जिसमें उनको ये पता है कि हमारे दिन में एक मतलब हेल्दी जो प्ले के आवर्स हैं 5 से 6 क्लास साल से ऊपर के बच्चे के 5 to 6 क्लास तक के जो कि स्कूल जा रहे हैं, 1 to 2 hours शुड बी द फ्री टाइम फॉर देम टू प्ले, टू स्पोर्ट्स, टू डू एनीथिंग। बाकी का जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है इन पॉजिटिव हैबिट्स। अगर वो बाकी का टाइम पेरेंट्स ने स्ट्रक्चर ही नहीं किया तो फिर शुरू में तो मुश्किल आएगी सिखाने में। तो पहले तो पेरेंट्स को उनकी एक रूटीन बनानी पड़ेगी और उसके लिए पेरेंट्स को अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे ये पता था कि मेरे सोने के जो आवर्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, मेरे जागने के आवर्स अनलिमिटेड नहीं है। मैंने जब तक माँ नहीं लेटेगी बच्चा नहीं लेटेगा, आपको साथ सुलाना है उसे लिटाकर। तो हमें बहुत कुछ अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर आप कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली, एक एग्जांपल है, आप कुछ खा रहे हैं, आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसको खाते हुए आपने उसमें से उसकी कैप्सिकम निकाल दी, अनियंस निकाल दी और बाकी का खा लिया, बच्चा यही मॉडलिंग सीखेगा। तो बेसिकली एक अनकंडीशनल लर्निंग का प्रोसेस है जो पेरेंट्स से बच्चे सीख रहे हैं। Exactly, ऐसा ही है। डेवलप करना हैबिट्स अर्ली एज में बहुत ज़रूरी है और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन अब शुरू कर लें अगर पहले नहीं की। ग्रेजुअली, बहुत सख्ती ना करें, आहिस्ता से लेके चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बात कर रहे थे सुपर चाइल्ड के हवाले से और डॉक्टर आमिना ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन भी किया और साथ साथ मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद थे जिन्होंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी भी बताई है कि जो अनहेल्दी प्रेशर है और जो हेल्दी प्रेशर है उसमें क्या डिफरेंस है। डॉक्टर आमिना, थैंक यू सो मच। फातिमा, आपने जो भी बात की है और जो भी आपने पॉइंट्स रेस किए ना वो बहुत अच्छे थे एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी आप वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लाहौर में दिन हो या रात, लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ रहा है। यहाँ से मौसम ने तेवर बदले हैं, वहीं लेस्को हुकाम ने आम शहरियों के लिए मुश्किलात का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक तरफ ये बातें की जाती हैं कि बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है और वज़रा दिन रात कहते नहीं थकते कि पाकिस्तान के पास इतनी बिजली है कि हम हमसाया ममालिक को भी बिजली फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी तेवर दिखाती है तो लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू हो जाता है। शहर के किन इलाकों में कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इस हवाले से नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फ़हद अमीन से जानेंगे और शॉर्टफॉल कितना है और इसकी वजूहात क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र। अच्छा बात, सबसे पहले तो बताएं कि शहर में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला एकदम से हम देखते हैं कि शुरू हो चुका है, तो इसकी क्या वजूहात है? देखिए जी, अभी चंद दिन से जो है ना वो अगर माजी में देखा जाए तो चंद दिन हो गए हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, हब ज़्यादा है जिसकी वजह से बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। बिजली की तलब जैसे ही बढ़ी है, सिस्टम पर जो है वो लोड बढ़ने से सिस्टम ओवरलोड हो गया है। लेस्को के जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं जो पहले से ही ओवरलोडेड थे, अब वो मज़ीद ओवरलोडेड हो गए हैं और वो जलना शुरू हो गए हैं। तकनीकी ख़राबियाँ इस कदर ज़्यादा हैं कि जो है ना वो लोगों को बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है। अगर मैं सिर्फ आपको रात की बात बताऊं तो रात, सारी रात जो है वो 1 घंटे के साथ 1 घंटा लोड शेडिंग होती रही है। ठीक है, पूरे लेस्को रीजन में और मुख्तलिफ इलाकों में तो ऐसा हुआ है, जैसे डिफेंस ग्रिड की बात करें आप और वेलिंगटन माल ग्रिड की बात करें, कैंट ग्रिड की बात करें, तो बहुत से ऐसे ग्रिड थे जो कल मुकम्मल तौर पर ग्रिड ही बंद कर दिए गए थे 1 घंटे के लिए।
तो ये सूरत हाल है। जैसे ही लोड बढ़ता है सिस्टम पर, सिस्टम ओवरलोड होता है तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है वो बढ़ जाता है। अभी लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में जो है वो कल शाम को 1 घंटे के साथ 1 घंटा लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया था। और उसके बाद अगर आप देही इलाकों की बात करें, सरहदी इलाकों की बात करें या लेस्को रीजन के दीगर इलाकों की बात करें जिसमें ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा और ये इलाके शामिल हैं, और ये जो सरहदी पट्टी है लाहौर के करीब करीब ये इलाके सारे, यहाँ पर तो बुरा ही हाल था रात को लोड शेडिंग का। अक्सर इलाकों में तो बंद थी पूरी रात बिजली हाँ जी, कई इलाकों में जहाँ पर ट्रांसफार्मर जले हैं वहाँ पर रात से इस वक्त तक बिजली बंद है। मैं अभी आपको चंद एक इलाके ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पर अभी तक लाइट नहीं है। रात को 12 बजे के बाद जो है वो लाइट उधर की ख़राब हुई है और अभी तक ले ताजपुरा का इलाका है, उसके बाद आमिर टाउन के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर रात से बिजली बंद है। कल सारा दिन मुस्तफ़ाबाद की जो है वो बिजली एक इलाके की बंद रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर जला हुआ था। और छोटी छोटी तकनीकी ख़राबियाँ भी लोगों को रात बिजली से महरूम रख रही हैं। उसकी वजह यह है कि लेस्को के पास स्टाफ की शदीद कमी है। स्टाफ कम होने की वजह से जो सिंगल जिन्हें इंफरादी शिकायत हैं वो उनका ज़ाला भी जो है वो बर वक्त मुमकिन नहीं होता। दिन के औकात में चूँकि सोलर सिस्टम जो है वो लोगों के इंस्टॉल हैं और सोलर से बिजली पैदा हो रही है, इसलिए दिन के औकात में अगर तलब की बात की जाए तो ये गुज़िश्ता 1-2 दिन में दिन के औकात में 3700 से 3800 मेगावाट तक दिन के औकात में तलब गई है। ये भी बहुत ज़्यादा थी, मगर जब रात होती है, शाम होती है, सोलर सिस्टम 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, बिजली पैदावार नहीं होती, तो सारा सिस्टम जो है वो सिस्टम पे आ जाता है, उस पे आ जाता है जो है वो लेस्को पे आ जाता है। तमाम जितने भी जिन्होंने सोलर लगाए हुए हैं वो ज़्यादातर ऑन ग्रिड हैं, ठीक है। ऑन ग्रिड जिनको आप कह सकते हैं कि नेट मीटरिंग है, ठीक है। नेट मीटरिंग का सिस्टम ये होता है कि अगर आपका लेस्को बंद है तो आपके घर की भी बिजली बंद है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपके पास मुतबादल कुछ नहीं है। लोगों ने ज़्यादातर बैटरियां नहीं लगाई, जिसकी वजह से वो सारा सिस्टम जो है वो लेस्को पे चला जाता है। जब लेस्को पे सारा सिस्टम चला जाता है, लेस्को के सिस्टम पे, तो लोड बढ़ जाता है। अब रात को अगर मैं बात करूं तो रात को 5000 मेगावाट से भी तजावज़ कर गई थी बिजली की तलब। तो जैसे ही बिजली की तलब बढ़ती है सिस्टम में ख़राबियों की वजह से, चूँकि सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा पुराना है, उस पर उतना काम नहीं हो सका जितना काम करना चाहिए था, अपग्रेडेड नहीं है। ट्रांसफार्मर जो हैं वो पहले ही ओवरलोडेड हैं। अगर किसी इलाके में 400 kVA के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है तो वहाँ पर 200 kVA लगा हुआ है। वो जैसे सिस्टम लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। अब एक ट्रांसफार्मर जलने का मतलब है कि एक इलाका कम उबेश 10 से 12 घंटे तक बिजली से महरूम है, अगर जल्दी ट्रांसफार्मर उन्होंने चेंज करना तो। अदरवाइज तो पूरा दिन गया और रात भी गई, ठीक है। ये सूरत हाल है। तो ठीक है। अच्छा फाद, ये भी बताएं कि शॉर्टफॉल कितना है लाहौर में, कितने मेगावाट का शॉर्टफॉल है? दिन के औकात में कोई शॉर्टफॉल नहीं है। अच्छा, अगर इस वक्त देखा जाए चूँकि सोलर सिस्टम बिजली बना रहा है तो वो सारी बिजली जो है वो सिस्टम में जा रही है, इसलिए दिन के औकात में शॉर्टफॉल कल भी 0 था, अभी भी शॉर्टफॉल जो है वो ना होने के बराबर होता है इस वक्त, बल्कि एक्स्ट्रा बिजली मौजूद होती है लेस्को के पास। अच्छा। लेस्को की डिमांड अगर कल 3700 थी तो एनपीसी की जाने से लेस्को को 3800 कुछ मेगावाट जो है वो बिजली फराहम की जा रही थी, यानी कि 100 मेगावाट बिजली तलब से ज़्यादा थी। मगर रात के औकात में 800 मेगावाट तक शॉर्टफॉल जो है वो चला गया था। चूँकि रात को सिस्टम बंद हो गया, सोलर सिस्टम सारे बंद हो गए और रात को जो है वो तमाम सार्फिन जो हैं वो चले गए लेस्को के सिस्टम पर। तो जहाँ 5200 कुछ मेगावाट बिजली की तलब रही है रात को, और जो शॉर्टफॉल था वो 800 मेगावाट से भी तजावज़ कर गया था। ठीक है। अच्छा फाद, एक कॉलर है मेरे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अशरत। वालेकुम सलाम। अच्छा, राना साहब से मैंने बात करनी थी कि सर शालामार लिंक रोड का रिहायशी हूँ। एक तो मुझे ये बता दें कि क्या बिल जो है वो किस्त हो सकती है अब भी, क्योंकि मुझे 95,000 का बिल आया 1 महीने का। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग जो है ना वो 4-4 घंटे हो रही है। 1 घंटा लाइट आती है, आधा घंटा फिर चले जाती है, फिर आती है लाइट, फिर चले जाती है। तो रात हमारी मुसलसल 4 घंटे लाइट बंद रही है। अभी भी हमने दुकान खोली है और 2 घंटे से बिजली गायब है। एक तो हमें इसका कोई टॉल नंबर बता दें जहाँ पर हम कोई कंप्लेन कर सकते हैं।
और दूसरे नंबर पे ये बता रहे जब भी गर्मी आती है, जब भी सर्दी आती है तो लाइट जो है ना इसी तरह जाती है, ये क्या सिस्टम है, इसका भी थोड़ा सा हमें समझा दें। ठीक है जी फहद। अच्छा, आशीष साहब ने भी बात किया इंस्टॉलमेंट की, अक़सात की। तो बेसिकली ना ये जून का महीना चल रहा है, रिकवरी पर्पस के लिए जो है वो जून में जो बड़े बिल हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल जो हैं उनकी अक़सात जो है वो तकरीबन बंद कर देते हैं, उनकी अक़सात नहीं गिरते। मगर नॉर्मल जो घरेलू बिल हैं वो छोटे छोटे बिल होते हैं 10,000, 50,000, 20,000, 30,000, 40,000, वो अपनी स्वाबदीद पर एक्सीन एसीज जो है ना उनकी इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। अगर इनका 90-95,000 रुपये बिल है तो मेरा ख्याल है कि इनकी इंस्टॉलमेंट का इतना इशू नहीं है, वो कर देंगे। जो है वो मुतलका जो इनके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उनकी कैपेसिटी होती है लाख रुपए तक, तो वैक्सीन की कैपेसिटी होती है वो भी कर सकते हैं। तो इस चूँकि जून में उन्होंने रिकवरी अपनी करनी होती है, टारगेट पूरा करना होता है, इसलिए जो है वो अक़सात पर जो है वो जुज़वी तौर पर समझ लें कि की जाती है। प्रॉपर अक़सात जो बड़े बिल हैं जिनमें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन है उनके बिलों के साथ तो बिल्कुल बंद है, उस पर पाबंदी लग जाती है। ठीक है। अच्छा बात ये बताइए कि जैसे आपने बात किया कि जो लेस्को है वो ये दावा कर रहा है कि तलब के मुताबिक बिजली मिल रही है, हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली मौजूद है, तो फिर ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ये क्यों हो रही है? देखें, वही मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग के औकात में, दिन के औकात में, सूरज के औकात में बिजली वाफर मकदार में मौजूद है, उसकी वजह सोलर है। ठीक है, उस दौरान में इतनी लोड शेडिंग भी नहीं होती, लेकिन दिन के औकात में हाँ जी हो रही है, मगर इतनी नहीं। उस इन औकात में ट्रिपिंग है। ठीक है जी, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया है, कहीं ट्रांसफार्मर की डी उतर गई है, कहीं को तार जल गई है, कोई मीटर जल गया, पहले नहीं पता होता, हर साल गर्मी आनी होती है हाँ और हम देखते हैं इतनी शिकायत आती है ट्रांसफार्मर जल गया है, तो ये पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं करते? देखिए, पूरी सर्दियां जो हैं वो गर्मियों के लिए जो है वो तैयारी की जाती है, पूरी सर्दियां शट डाउन ली जाती हैं, 8-8 घंटे 6-6 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है और जो है वो सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जो है वो दावे किए जाते हैं। मगर जब गर्मी आती है हमेशा यही होता है, आप देख लें पिछली गर्मियों में भी देख लें, इस दफ़ा भी देख लें, जैसे ही गर्मी जो पीक गर्मी आई है, ये भी 3 दिन हुए हैं गर्मी, पीक गर्मी में ये 3 दिन सिर्फ आप कह सकते हैं कि 10 मुहर्रम के बाद से आज तक 3-4 दिन ये हुए हैं कि पीक गर्मी आई है ह्यूमिडिटी की वजह से। और इन 4 दिनों में जो है वो बिजली सार्फिन उनका बुरा हाल हो गया। ये आपकी सारी सर्दियों की जो अपग्रेडेशन है वो उसका जो है ना वो सामने सवालिया निशान लग गया है कि ये 3-4 दिन भी बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। और यही 3-4 दिन जो है ना वो गर्मी थी। इससे पहले जो दूसरे जो गर्मी थी वो उसमें ह्यूमिडिटी नहीं थी, हब्स नहीं थी, जो है वो लोगों को पसीने नहीं आ रहे थे और दिल नहीं घबरा रहे थे, वो गर्मी थी। ठीक है, सांस नहीं बंद हो रहा था। मगर जब सही गर्मी आई है तो लेस्को का जो सिस्टम है वो जवाब दे गया। और सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं इसकी कि स्टाफ की शदीद कमी है। आइंदा चंद सालों में जो सूरत हाल लेस्को में हो रही है, आइंदा चंद सालों में मुझे लगता है कि लाइनमैन का वैसे फुकदान हो जाना है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे कि शहरी ऑलरेडी परेशान है, बिजली उनको इतनी महंगी दी जा रही है और फिर ये जो लोड शेडिंग का जिन्न है एक दफ़ा फिर से बेकाबू हो गया। इसी वाले से आज बात कर रहे थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे राना फहद अमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।